इसको हम निमोनिक्स कहते हैं, स्मरण शक्ति सुधार तंत्र और स्टडी टेक्निक्स यानी अभ्यास तंत्र। ये विषय की कल शुरुआत हो रही, उसको हमने नाम दिया है स्मरण शक्ति मेमोरी। कल का अपना विषय रहने वाला है, क्या खराब याददाश्त बैड मेमोरी नाम की कोई चीज होती है? याददाश्त के बगैर हम क्या है? जिंदा लाश। क्या ये बात सही है? क्या हम कुछ भी 100% एक्यूरेटली याद रख सकते हैं? इन सवालों का जवाब हम कल के सीरीज से, यानी कल से जो शुरू होने वाली अपनी सीरीज है उसमें लेने वाले हैं। ये बहुत ही महत्व की सीरीज होने वाली है, स्टडी टेक्निक्स एंड मेमोरी टेक्निक्स। मित्रों, और एक सूचना, मुझे बहुत महत्व की सूचना आपको देनी है। करीबन अभी YouTube चैनल शुरू कर 17 महीने हो रहे हैं। कई लोगों ने बार बार लिखा है, बार बार फोन भी किए हैं, बार बार रिक्वेस्ट भी की है कि इस काम के साथ, यानी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के काम के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। और इसलिए सबकी ये विनंती ध्यान में रखकर, इच्छा ध्यान में रखकर हमने 28 फरवरी 2020 को नागपुर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन में जो लोग शरीक होना चाहते हैं, पूरे दिन भर सम्मेलन चलने वाला है, सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक। इसमें हर व्यक्ति शरीक हो सकता है जो इच्छा रखता है। इसकी प्रवेश फी 600 रुपये है। बैंक अकाउंट दिया गया है, उसमें अपना सरनेम और साथ में एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ में जोड़कर ये पैसे आपको बैंक में भरने हैं। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से अकाउंट है ICICI 0209010120021, ये उसका नंबर है। ICICI 0000209 ये उसका कोड है। 600 रुपये भरकर आप अपनी जगह निश्चित कर सकते हो। जो लोग इस संगठन के काम को डोनेशन भेजना चाहते हैं वो डोनेशन भी भेज सकते हैं। डोनेशन की रकम की कोई शर्त नहीं है, आप 50 रुपये से लेकर कोई भी रकम भेज सकते हो। लेकिन अगर आपको दोनों चीज़ें एक साथ करनी है, अटेंड भी करनी है और डोनेशन भी देना है, तो 600 रुपये प्लस बाकी का जो भी अमाउंट होगा आप भर दीजिए और साथ में लिख दीजिए अपना सरनेम, उसके साथ में NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का 600 रुपया। अब यानी केवल आपको लिखना है सरनेम NC डोनेशन, इसका मतलब बाकी की बची हुई रकम हम डोनेशन देना चाहते हो। इस ढंग से आप इसमें शरीक हो सकते हो। संपर्क के लिए मिलिंद का फोन नंबर है 8380823067, 8380823067। ये राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में सभी जानकारी अपने ये वीडियो के साथ में जो डिस्क्रिप्शन होता है उस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मित्रों, अभी अपने विषय की शुरुआत करते हैं। क्या विज्ञान बदलता है या शाश्वत है? अध्यात्म और विज्ञान पार्ट 4। क्या वैज्ञानिक प्रगति से अज्ञान नष्ट होगा? क्या विज्ञान हर सवाल का जवाब दे सकता है? रैशनलिज्म, बुद्धि प्रामाण्यवाद क्या है? अभी तक 3 पार्ट्स में हमने जो देखा है, बीच में गैप हो गई इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हमने बहुत विस्तार से विज्ञान का मतलब समझ लिया था। साइंटिफिक मेथड के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। यानी साइंटिफिक मेथड के जरिए जो भी सत्य हमें प्राप्त होता है, सत्य ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। ये जो विज्ञान है, ये साइंटिफिक मेथड नाम की चीज क्या है, बहुत विस्तार से हमने देखा है। यानी जो भी ये सृष्टि में कोई चीजें घटती है, विश्व में कुछ घटता है, उसका हम निरीक्षण करते हैं, हो सके तो प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर अनुमान निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ये प्रक्रिया है। इंडक्टिव प्रोसेस जो होती है,
उसमें शुरुआत में हम अलग अलग प्रकार की घटनाओं का निरीक्षण करते हैं, यानी अलग अलग स्पेसिफिक जो घटनाएं हैं, निश्चित घटनाएं हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। उसके आधार पर जो अनुमान निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, वो एक जनरल निष्कर्ष होता है। यानी स्पेसिफिक से जनरल तक हम जो जांच करते हैं उसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। एक बार इंडक्टिव मेथड का उपयोग करने के बाद में हम डिडक्टिव मेथड का उपयोग करते हैं। जो भी हमने निष्कर्ष निकाला है, चाहे वो हाइपोथेसिस हो, चाहे केवल अनुमान हो, उसको हम एक एक अलग अलग घटनाओं के साथ में, इस दुनिया में घटने वाली, विश्व में घटने वाली घटनाओं के साथ में जांचते हैं, यानी जनरल से स्पेसिफिक तक जांच करते हैं। उसको डिडक्टिव प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत विस्तार से हमने देखा है। विज्ञान 3 स्टेप्स में काम करता है, यानी साइंटिफिक मेथड 3 स्टेप्स में विकसित होती है। जब भी हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से कोई निष्कर्ष निकालते हैं, उसको पहली स्टेज में हम हाइपोथेसिस कहते हैं। बार बार यह हाइपोथेसिस सिद्ध होने के बाद उसी में से सेकंड स्टेज थियरी निर्माण होती है, और फिर पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर, अलग अलग लैब्स में, अलग अलग लोग, अलग अलग साइंटिस्ट जब इस चीज को जांचते हैं और वो थियरी सही साबित पाती है, हर जगह वही थियरी साबित होती है, तो उसको हम प्रूव्ड थियरी कहते हैं। और आम इंसान के लिए ये प्रूव्ड थियरी यानी विज्ञान है। बर्ट्रांड रसेल में फिलोसॉफी ऑन साइंस नाम की जो किताब लिखी है, उसके आधार पर ये स्टेप्स उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किए। बर्ट्रांड रसेल एक बहुत बड़े तत्वज्ञ थे, फिलोसोफर थे और साइंटिस्ट भी थे। आम जनता को इस बात की जानकारी नहीं होती है, खास कर जो लोग विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं उनको भी इसकी जानकारी नहीं होती है। विज्ञान के क्षेत्र में जो अनुसंधान करते हैं उनके मन में भी ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि ये 3 स्टेजेस में विज्ञान विकसित होता है। कई बार हम सामान्य लोग हाइपोथेसिस की जो स्टेज होती है उसी को विज्ञान मान बैठते हैं। हाइपोथेसिस के स्टेज में बदलाव हो सकता है, कभी कभी थियरी के स्टेज में भी बदलाव हो सकता है, लेकिन जब विज्ञान ये तीसरी स्टेज तक पहुंचता है, जिसको हम प्रूव्ड थियरी कहते हैं, उसके बाद में उसमें कोई भी बदलाव होने की गुंजाइश नहीं होती है। और आम इंसान के लिए, जो साइंटिस्ट नहीं है, जो लैब में काम करते नहीं है या फिर निरीक्षण का काम करते नहीं है, उन लोगों के लिए विज्ञान यानी प्रूव्ड थियरी है। और जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जो उस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं, उनके लिए पहली 2 स्टेजेस है, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं और थियरी की स्टेज कहते हैं। ये हमने हमेशा याद रखना चाहिए। यानी कि सामान्य जनता के लिए, जो वैज्ञानिक नहीं, ऐसे सामान्य जन के लिए, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, उनके लिए प्रूव्ड थियरी एक बार सिद्ध हुई कि वो विज्ञान हुआ और उसमें कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा एक बार थियरी प्रूव्ड थियरी की तक पहुंच गई, उसके बाद में उसमें क्या बदलाव होगा, वो एक्यूरेट होगी और ज्यादा एक्यूरेट होगी और ज्यादा एक्यूरेट होगी, लेकिन उसमें बदलाव की संभावना नहीं होती है। इसलिए प्रूव्ड थियरी, इस स्टेज तक पहुंचा हुआ विज्ञान, ये त्रिकालाबाधित सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। उसमें बाद में कोई भी बदलाव नहीं होता है। इस विश्व के पदार्थ के बारे में जो विज्ञान है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, भूगर्भ शास्त्र हो, इन जैसे विज्ञानों के लिए ये तो इसका उपयोग किया ही जाता है, साइंटिफिक मेथड का। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज के विषय है, मानवता संबंधी विषय है, मानव के बारे में के विषय है, चाहे साइकोलॉजी हो, मानस शास्त्र हो, फिलोसॉफी हो, तत्वज्ञान हो, सोशियोलॉजी हो, समाजशास्त्र हो, इकोनॉमिक्स हो, अर्थशास्त्र हो, ऐसे जो भी विषय है जो जिसको हम ह्यूमैनिटीज के विषय कहते हैं, उन विषयों में भी गए 100 सालों से साइंटिफिक मेथड का उपयोग होता है।
और साइंटिफिक मेथड के अभ्यास के आधार पर ही ये ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, यूनिवर्सिटीज में सीखते हैं, उसमें की एक्यूरेसी प्राप्त करते हैं। अब मानसशास्त्रीय विषय जो है वो तो व्यक्ति का विषय है, व्यक्ति के मन की बात होती है। लेकिन व्यक्ति के जो भी अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्ति की भावनाएं हैं, उनका बर्तन है, बर्ताव है, इन सब का जो अभ्यास किया गया वो भी साइंटिफिक मेथड के आधार पर अभ्यास किया जाता है, और इसीलिए उसके आधार पर जनरलाइज कर सकते हैं, कुछ नियम समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिवली ये अभ्यास होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये विषय मैंने बहुत विस्तार से आपके सामने रखा है। ऑब्जेक्टिवली जो सत्य होता है, सब्जेक्टिव शायद सत्य हो सकता है, शायद भ्रम हो सकता है। हर विषय में इंसान का जो अनुभव होता है वो पहले स्तर पर सब्जेक्टिवली ही होता है, लेकिन वो अनुभव ऑब्जेक्टिवली है नहीं है, ये देखकर ही उस शास्त्र का विकास होता है। और इसीलिए इन सभी विषयों में आज के जमाने में ये जो स्टडीज की जाती है, चाहे वो साइकोलॉजी का विषय हो, चाहे वो और कोई ह्यूमैनिटीज का विषय हो, ऑब्जेक्टिवली उसका अभ्यास किया जाता है और उसी के आधार पर उसको सत्य कर कर स्वीकारा जाता है। इसीलिए मानसशास्त्र की भी इन दिनों में इतनी प्रगति हो पाई है। अब ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखने के बाद हम विज्ञान के बारे में कुछ नियम को समझ लेंगे। हमेशा ये कहा जाता है, खास तौर पर जो लोग अपने आप को आध्यात्मिक समझते हैं या फिर धार्मिक समझते हैं, उनकी भाषा ऐसी होती है, अरे क्या तुम्हारा विज्ञान है, आज एक बात कहता है कल दूसरी बात कहता है, तुम्हारा विज्ञान तो बदलते रहता है। यह वाक्य केवल आध्यात्मिक लोग या धार्मिक लोग कहते, ऐसी बात नहीं है। अपने आप को विज्ञानवादी कहने वाले लोगों के मुंह से भी मैंने ये बातें सुनी है। और जब मैं ये बातें सुनता था तो मेरे दिमाग में आता था कि भाई हमको पहले से आध्यात्मिक संस्कार हम पर है, हजारों सालों से इन आध्यात्मिक चीजों के बारे में हमें जानकारी है, जिनके बारे में हमारी धारणा है कि ये शाश्वत है, निरंतर है, सनातन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये तुम्हारा विज्ञान बार बार बदलते रहता है, आज एक कहता है कल दूसरी बात कहता है, ऐसी चीज पर हम क्यों विश्वास रखें? ये सवाल मेरे ही मन में खड़े होते थे। अच्छा हो गया कि बर्ट्रांड रसेल जैसा एक ऊंचे दर्जे का फिलोसोफर और वैज्ञानिक हमारे हिस्से में आया। उसने विज्ञान की प्रक्रिया की पूरी फिलोसॉफी हमारे सामने रख दी। इसलिए हमने ये बात अभी ध्यान में रखनी चाहिए कि विज्ञान कभी भी बदलता नहीं है। सबसे पहला एक नियम याद में रखिए कि विज्ञान कभी बदलता नहीं। एक बार वैज्ञानिक प्रक्रिया प्रूव्ड थियरी के स्टेज पर पहुंच गई कि उसके बाद में उसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं। वो यूनिवर्सल सिद्ध होता है, इसीलिए उसको प्रूव्ड थियरी कहा जाता है। वो यूनिवर्सली सिद्ध होती है, सारे विश्व में सिद्ध होती है, हर कोने में सिद्ध होती है, उसको कोई अपवाद नहीं होता है। अपवाद के आधार पर विज्ञान सिद्ध होता है, यह नियम भी झूठा है। विज्ञान के क्षेत्र में कोई अपवाद नहीं होता है। तो सबसे पहले बात हमने समझ लेनी चाहिए कि विज्ञान कभी भी बदलता नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक एक्यूरेट होते जाता है, लेकिन कब? जब प्रूव्ड थियरी के स्टेज पर वो पहुंच जाए तब। उसके पहले के स्तर पर वो बहुत बदलता है, ये मैंने आपसे कहा। जैसे कि हाइपोथेसिस के स्टेज पर बदल सकता है, इवन थियरी के स्टेज पर बदल सकता है। क्यों कहा? कि क्योंकि वैज्ञानिक इतिहास ने ऐसे कई उदाहरण देखे। यूरोप में विज्ञान बड़े पैमाने पर 17वीं 18वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी से विकसित होते गया। 17वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर यह बहुत विकसित हुआ।
अब इसमें से कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने हाइपोथेसिस रखा। हाइपोथेसिस क्या था कि गधे के शरीर में से कीड़े निर्माण होते हैं, अलग अलग प्रकार के कीड़े निर्माण होते हैं गधे के शरीर से। यह हाइपोथेसिस क्यों सामने आया? यूरोप में अगर कोई भी जानवर मर जाए, समझो गाय मर गई, बैल मर गया, भैंस मर गई, या फिर घोड़ा मर गया, जैसे ही ये प्राणी मरते थे उनको तुरंत उठाया जाता था, उनकी चमड़ी निकाली जाती थी और उनके बाकी के शरीर के हिस्से का जो भी उपयोग करना संभव है वो संभव उपयोग किया जाता था। लेकिन कुछ यूरोप के हिस्सों में गधे मरने के बाद उनको कोई उठाता नहीं था, ना उनके चमड़ी को कोई कीमत थी, ना उनके शरीर के हिस्से को कोई कीमत थी। अगर एक आधा गधा रास्ते में मर गया तो ज्यादा से ज्यादा उसको उठा के रास्ते के किनारे कर देते थे। इसलिए यूरोप में हमेशा गधे सड़ते हुए मिलते थे, बाकी कोई प्राणी सड़ता हुआ मिलता नहीं था। ये गधा मर गया है और कुछ दिनों बाद में वहां अलग अलग ढंग के कीड़े निर्माण हो रहे हैं, तो उसमें से हाइपोथेसिस डेवलप हुआ कि गधे के शरीर में से कीड़े निर्माण होते हैं। आगे जब विज्ञान बढ़ा तब पता चला कि हर प्राणी मरने के बाद में वहां कीड़े पनपते हैं। कीड़े निर्माण नहीं होते शरीर से, उनके छोटे स्वरूप में अलग अलग जगह से वो वहां आते हैं, उनको खाद्य मिलता है, सड़े गले शरीर पर वो पलते हैं, इसलिए उनका आकार भी बढ़ते जाता है, वे दृश्यमान होते हैं, हमको दिखते हैं। ये जब ज्ञान हुआ तब ध्यान में आया कि भाई गधे के शरीर में से कीड़े नहीं पैदा होते, लेकिन गधे के शरीर में से कीड़े पैदा होते हैं। ये हाइपोथेसिस कई बड़े बड़े साइंटिस्ट ने रखा था, उसके पीछे का ये कारण था। लेकिन जब जांच शुरू हुई आगे तब ये झूठी साबित हुई और ये हाइपोथेसिस नकारा गए। इस ढंग के कई उदाहरण, कई हाइपोथेसिस कैसे गलत ढंग से लिए जाते थे, इसके कई उदाहरण हम उस समय के इतिहास में देख सकते हैं, वैज्ञानिक इतिहास में देख सकते हैं। अब जैसा आज के जमाने में, मेरे समय में हमारे स्कूलों में सिखाया जाता था कि अगर कोई आदमी जल जाए तो जलने के बाद में उसके शरीर पर पानी नहीं डालना है, क्योंकि जलते हुए व्यक्ति पर अगर पानी डालेंगे तो और ज्यादा उसका शारीरिक नुकसान होगा, चमड़ी को नुकसान पहुंचेगा। आगे चलकर यह बात बदल गई। आज के जमाने में यह सिखाया जाता है कि जलने वाले इंसान पर तुरंत सबसे पहले पानी डालिए। नहीं तो पहले हमारे जमाने में कंबल ओढ़ना चाहिए, आग बुझानी चाहिए, इसको महत्व दिया जाता था। ये भूल जाते थे कि एक बार चमड़ी जलनी शुरू हो गई कि वो अंदर से जलते जाती है और पूरी तरह से शरीर को खोखला कर देती है। शायद इसकी हमें अच्छी जानकारी नहीं थी। आज पता चला है कि जैसे ही हम इंसान जलना शुरू करता है तो उस पर अगर पानी डालते हैं तो कम से कम उसका जलना रुकता है, उसके कारण चमड़ी का बहुत बड़ा नुकसान होता है वगैरह, ये बात सच है, लेकिन उसका जलना रुक जा सकता है, रुकना संभव होता है। तो आज बात बदल गई। तो ऐसे कई उदाहरण हमें बार बार दिया जाता है। क्या तुम्हारा विज्ञान? पहले कहते थे कि तुम जलने के बाद में कंबल ओढ़ना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, आजकल कहते को सबसे पहले पानी डालना चाहिए। ऐसा कैसा तुम्हारा विज्ञान? बात तो सही है, लेकिन इंसान जलने के बाद में पानी डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, यह तो केवल हाइपोथेसिस की स्टेज है, क्योंकि इंसान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। ये जो मेडिकल साइंस है, ये पूरा का पूरा मेडिकल साइंस, ये काम कर देखो और सीख के आगे बढ़ो, गलतियां करते जाओ, ट्रायल एंड एरर मेथड से चलता है।
इसको लैब में जैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, उस ढंग से प्रयोग किए जाने संभव नहीं है। ये कब संभव होगा कि 200 आदमी मिल गए जलाने के लिए? पहले 10 आदमियों को जलाया गया, उनके ऊपर कंबल ओढ़ा गया, फिर जांचा गया कि क्या होता है। 10 आदमियों को उसी ढंग से जलाया गया, उतना ही जलने के बाद में उनके ऊपर पानी डाला गया, फिर जांचा गया कि क्या होता है। इस ढंग से 200 आदमियों पर प्रयोग कर कर फिर परफेक्शन तक पहुंच सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो इसके कारण आदमी नहीं जलेगा। लेकिन उसके लिए कुछ सैकड़ों आदमियों को डिलिबरेटली जलाया जाना चाहिए। यह संभव है आज के जमाने में? हिटलर ने प्रयोगों के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके पहले भी काफी इंसानों का उपयोग किया था, इसलिए उसको हम राक्षस भी कहते हैं। यानी केवल उसने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मारा, यहां तक बात सीमित नहीं थी, कई यहूदियों का उपयोग मेडिकल अलग अलग अनुसंधान के लिए, प्रयोगों के लिए भी किया गया था। ये अमानुष कृत्य है, ये राक्षसी कृत्य है। कोई भी इसके लिए आज के जमाने में परमिशन देने की संभावना नहीं है। इसलिए मेडिकल साइंस होता है वो हमेशा ट्रायल एंड एरर मेथड से आगे चलता है, इसलिए उसमें परफेक्शन आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंसानों का उपयोग गिनी पिग जैसा नहीं किया जा सकता है। अगर वैसा किया जाए तो वो भी कल चलकर एक परफेक्ट साइंस बन जाए। तो मित्रों, जो साइंस में हम लैब में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या फिर जिस चीज के बारे में बाय इंडक्टिव बाय डिडक्टिव मेथड हम लैब में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उनमें परफेक्शन पाना कठिन है। ऐसे विषयों के बारे में आपको विज्ञान बदलते हुए मिलेगा, क्योंकि वो एकदम से प्रूव थियोरी तक नहीं पहुंचता है। लेकिन जिस क्षेत्र में यह संभव है कि जहां निरीक्षण भी किया जा सकता है, प्रयोग भी किए जा सकते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिवली भी जांचा जा सकता है, ये तीनों स्टेजेस तक प्रवास पूरा किया जा सकता है, हाइपोथेसिस से लेकर थियरी, थियरी से लेकर प्रूव थियरी तक, वहां का विज्ञान बहुत परफेक्ट होता है। और फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा आपको कि आम इंसान के लिए, आप जैसे मुझ जैसे जो साइंटिस्ट नहीं है, ऐसे इंसानों के लिए, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, उनके लिए प्रूव थियरी यानी विज्ञान है, उसमें कोई भी परिवर्तन की संभावना नहीं है, ये हमने समझ लेना चाहिए। तो मैंने पहला एक नियम आपसे कहा है कि विज्ञान कभी बदलता नहीं है, यानी प्रूव थियरी के स्टेज पर पहुंचा हुआ विज्ञान कभी बदलता नहीं है। दूसरा नियम, मैटर और एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मैटर यानी सब्सटेंस, मटेरियल, पदार्थ, द्रव्य, एनर्जी यानी ऊर्जा। कोई भी पदार्थ, मटेरियल और ऊर्जा ना निर्माण की जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है। यह क्यों सवाल आया? क्योंकि हम पहले से बहुत सालों से हमारे ज्ञान के आधार पर, यानी धार्मिक संस्कारों के आधार पर, और जो भी हमारी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता थी उसके आधार पर, एनर्जी को अलग मानते आए हैं और मैटर को अलग मानते आए हैं। मैटर अलग होता है, पदार्थ अलग होते हैं, द्रव्य अलग होता है, और एनर्जी अलग होती है, ऊर्जा अलग होती है, ये मानते आए। बात ऐसी है कि कोई भी ऊर्जा मैटर के बिन नहीं हो सकती है, और कोई भी मैटर ऊर्जा के बिन नहीं हो सकता है। जैसे हम कोयला जलाते हैं, कोयला मैटर है, जलाने के बाद में, आग पकड़ने के बाद में उसमें से अलग अलग वायु निकलते हैं, धुआं निकलता है, अलग अलग गैसेस निकलते हैं, उसमें से राख पैदा होती है। तो ये जलने की क्षमता, अग्नि की क्षमता उस कोयलों में थी या लकड़ी में थी?
वो लकड़ी का एक अनिवार्य हिस्सा था। ये पहली बात। दूसरी बात, जब हम उसको जलाते हैं तो क्या लकड़ी नष्ट हो जाती है? बात सही है, लकड़ी नष्ट हो जाती है, लेकिन लकड़ी के बाद में, जलाने के बाद में, लकड़ी जलने के बाद में कोयला बचता है, या फिर कोयला भी जलने के बाद में क्या बचता है? राख बचती है और वायु भी निकलते हैं। ये अलग अलग जो वायु है, गैसेस है, शायद हवा में मिल जाए, राख इधर उधर फैल जाए, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होती। यानी जो भी मैटर है वो नष्ट नहीं होता है, ऊर्जा में रूपांतरित होता है, गैसेस में रूपांतरित होगा, राख में रूपांतरित होगा, और उसके बाद में उसमें से मटेरियल पैदा हो सकता है। ये जो गैसेस है हवा में फैलते हैं, पेड़ उनको ग्रहण करते हैं, राख में से पेड़ सशक्त बनते हैं, यानी उसका रूपांतरण होता है। तो पहले महत्व की बात कि ये मैटर और एनर्जी है, ये कोई निर्माण नहीं कर सकता है, ये वहीं होती है, ये वहीं होती है, केवल इसका रूपांतरण बदलते रहता है। मैटर में से एनर्जी में रूपांतरित होगा, एनर्जी से फिर से मैटर में रूपांतरित होगा। जैसे मैंने कहा कि ये गैसेस होते हैं, उसका भी रूपांतरण पेड़ों में हो सकता है, अलग अलग चीजों में हो सकता है। राख का भी रूपांतरण अलग अलग पेड़ों में हो सकता है, अलग अलग बाकी दूसरे कोई चीजों में हो सकता है। यानी ये स्वरूप बदलते रहता है, लेकिन इसको कोई नष्ट नहीं करता, पूरी तरह से कर सकता, या फिर पूरी तरह से निर्माण नहीं कर सकता। इसी में से एक तीसरा बहुत महत्व का नियम पैदा हुआ। मैटर और एनर्जी, मैटर और एनर्जी can't be separated, it is inseparable। आप एनर्जी से मैटर को सेपरेट नहीं कर सकते, और मैटर से एनर्जी को सेपरेट नहीं कर सकते, दो को स्वतंत्र नहीं बना सकते। हर एनर्जी के साथ में छोटे फॉर्म में क्यों ना होगा, मैटर होगा ही, और हर मैटर में एनर्जी होगी ही। अभी आपके दिमाग में एकदम से सवाल आएगा कि मैंने लकड़ी का उदाहरण लिया, वो तो ठीक है, उसमें एनर्जी है। घासलेट का उदाहरण लिया, वो भी आपको मंजूर होगा, पेट्रोल का मंजूर होगा, डीजल का मंजूर होगा, शायद कागज का भी मंजूर होगा। लेकिन आप बोलोगे लोहे में कौन सी एनर्जी होती है? हम सबको आज के जमाने में पता है कि हर मेटल के अंदर, हर मैटर के अंदर अणु होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, वे किस ढंग से घूमते रहते हैं, ये सभी जानकारी आज के जमाने में हमें, और उनमें एनर्जी होती है, ये भी आज के जमाने में हमें बहुत अच्छे ढंग से पता है। इसलिए मैटर और एनर्जी दोनों इनसेपरेबल है, केवल एक दूसरे में वो रूपांतरित होते हैं। ये दूसरा महत्व का नियम है। अब जहां तक केवल हम मैटर के बारे में सोच रहे हैं, एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं, ये दोनों चीजें हमें एक्सेप्ट करना बहुत आसान लगता है कि मैटर और एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, एंड मैटर एंड एनर्जी आर इनसेपरेबल। वे केवल एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते हैं। लेकिन ये मैटर और एनर्जी की कल्पना कहां लागू होती है हमारे शरीर में? हम मानते हैं कि हमारा शरीर मैटर है और उसके अंदर की आत्मा उसकी एनर्जी है, ये कल्पना हम मानते हैं। करीबन इस दुनिया में आज जो स्थापित हुए वे सभी धर्म ये कल्पना को मानते हैं। मैंने करीबन कहा, बुद्ध धर्म की एक शाखा को इसमें से अपवाद किया जा सकता है, इसलिए बाकी सभी धर्म आत्मा की कल्पना मानते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर एनर्जी सेपरेट है और हमारा शरीर यानी मैटर है। आज का विज्ञान कहता है कि मैटर और एनर्जी बोथ आर इनसेपरेबल,
एनर्जी के साथ में मैटर होता ही है और मैटर के साथ में एनर्जी होती ही है। यानी आत्मा और शरीर दो अलग चीजें नहीं है। इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है, फिर से यहां चर्चा में रिपीट करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आत्मा नाम की कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे बॉडी का, लिविंग ऑर्गन का ये एनर्जी हिस्सा है और हमारे ब्रेन के जरिए सब काम चलता है। इसलिए वह आत्मा इस कंसेप्ट की आज के जमाने में आवश्यकता नहीं है। जब हमें थोड़ी ज्ञान की कमी थी, सर्वज्ञान नहीं था इन चीजों के बारे में, उस जमाने में हमने ये आत्मा की कल्पना की थी, ये इंटेलिजेंस की ही कल्पना थी। एक बहुत सुंदर बौद्धिक आविष्कार था, बुद्धि का आविष्कार था, उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन वो सत्य नहीं, ये भी हमने आज के जमाने में स्वीकारना चाहिए। फिर आगे का एक नियम है, चौथा नियम, ये विश्व यानी यूनिवर्स वॉज, इज, विल बी देयर, ये सारा का सारा विश्व पहले से था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। ये हमेशा के लिए हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई, कहना, ढूंढना, इसमें कोई मतलब नहीं। हाँ, हम सूरज की शुरुआत कब हुई ढूंढ सकते हैं। हम शायद हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी की शुरुआत कब हुई वो भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये सारे विश्व में इतनी इतनी आकाश गंगाएं हैं, अलग अलग गैलेक्सीज हैं, अलग अलग ब्लैक होल्स हैं, तो इनकी निर्मिति कब हुई ये ढूंढने में कोई मतलब नहीं है। ये विश्व वहां पर था, है और रहने वाला है। ये निरंतर सत्य है कि ये विश्व था, है और रहने वाला है। फिर कहेंगे कि भारतीय तत्वज्ञान में भी ये कहा गया है। भारतीय तत्वज्ञान में अलग अलग बातें कही गई, उसमें एक ये भी बात कही गई कि ये विश्व था, है, रहने वाला है, आदि अनादि अनंत है। ये विज्ञान आज मानता है। पहले क्या था ये सवाल ही निरर्थक है। जब हम हमारे पास के पहाड़ के पीछे क्या है ये हमको पता नहीं था। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जैसे हिमालय है, चढ़ नहीं सकते, चढ़ेंगे तो बच नहीं सकते, बचेंगे तो उसको क्रॉस कर कर आगे जा नहीं सकते। ऐसे जमाने से आज हमें पृथ्वी के हर इंच का फोटो हम ले सकते हैं, हर फीट में क्या है ये जान सकते हैं। इतना हमारा पृथ्वी का भी ज्ञान बड़ा है और विश्व का भी ज्ञान बड़ा है। फिर हमारे मन में आता है कि ये पहले क्या था। बाइबल के अनुसार इस पृथ्वी का आयु ज्यादा से ज्यादा 4000 साल का है। आज हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी की आयु कम से कम 450 करोड़ साल का है। ये डेटिंग की पद्धति के आधार पर हमें पता है। अब 400 साल कहा, 450 करोड़ साल कहा, लेकिन ये साल कैसे हम जानते हैं। सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है 365 दिनों में, इसलिए हमारा एक साल पूरा होता है। अब ये जो एक साल पूरा होता है, पृथ्वी अपने इर्द गिर्द घूमती है, उसके कारण उसका एक दिन पूरा होता है। हम पृथ्वी के बाहर जाएंगे, आकाश में विचरण करेंगे, स्पेस में विचरण करेंगे, तो ना दिन होगा, ना रात होगी, ना साल होगा। तो ये सब बातें बहुत ही रिलेटिव हो जाती है। इसलिए पहले क्या था ये सवाल ही निरर्थक है, रिलेटिव है, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों, ये यूनिवर्स पहले से वहां था, केवल वो रूपांतरित होते रहता है। ब्लैक होल्स हो गए, ब्लैक होल्स हो गए, क्वाज़ार्स हो गए,
ब्लैक होल्स फूटने के बाद में उसमें से अलग अलग तारे निर्माण हो गए, फिर उसमें से आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज निर्माण होगी, फिर ये धीरे धीरे तारे डेड होते जाएंगे, उनका रूपांतरण ब्लैक होल्स में होगा। इस ढंग से ये रूपांतरण होते रहता है, लेकिन वो पहले से वहां है, ये हमने स्वीकारना चाहिए। यानी ये सृष्टि आदि अनंत है, अनादिकाल से है, निरंतर है। ये जो कहा गया तत्व ज्ञान में, वे आज का विज्ञान उसको स्वीकारता है। विज्ञान में निगेशन स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं कर सकते, ये बहुत महत्व का नियम है। ये अगर हम समझ नहीं लेंगे तो कई बार हम गड्ढे में जाकर गिर सकते हैं। विज्ञान कभी भी निगेशन स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं कर सकता है। जिनका कहना है कि इसका अस्तित्व है, किसी चीज का अस्तित्व है, उन पर यह जिम्मेदारी है कि ये है, ये उन्होंने सिद्ध करना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे विस्तार से उदाहरण के साथ में समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम बहुत महत्व का है, इसलिए समझाना पड़ेगा। हमने नागपुर में एक परिसंवाद रखा था, उसका नाम था अध्यात्म और विज्ञान। 2 दिन का सिंपोजियम था। बड़े बड़े 6 वक्ता पहले दिन बोले, दूसरे दिन हम 6 वक्ता बोले। हमेशा की तरह इस परिसंवाद के भी अध्यक्ष प्राचार्य राम शेवाड़कर जी थे पहले दिन के। दूसरे दिन के परिसंवाद के अध्यक्ष डॉक्टर भाल भोड़े थे। और पहले दिन के परिसंवाद में मेरे एक मित्र, बहुत मेरे नजदीक के मित्र, हम स्कूल में साथ में थे, कॉलेज में साथ में थे। जब हम कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 1 को, यानी इंटर साइंस में, वे बहुत अच्छे बोलते थे, डिबेटिंग में कई प्राइजेस लेते थे। और मैं उनके तरफ ऐसे देखते बैठता था और सोचता था कि मुझे कभी इसके जैसा बोलना पॉसिबल होगा क्या। तब मैं बिल्कुल बोल नहीं पाता था। यानी जाने अनजाने में ये मित्र मेरा आदर्श भी था। मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आगे की बात जो मैं कहता हूं उसके कारण वो बहुत नाराज हो जाता है, और मैं अपने इतने अच्छे मित्र को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा हूं मैं यहां पर। मराठी का बहुत अच्छा प्राध्यापक भी रहा है, लेखक भी रहा है। तो इस मित्र ने उस परिसंवाद में एक बात कही। उसने कहा कि ये जो आज बोलने वाले ये सब लोग हैं, उसके साथ में जो बाकी 5 लोग बोल रहे थे, जिसमें मागो वैद्य थे, दिबा घुमरे थे। मागो वैद्य ये आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख रह चुके हैं, बड़े बड़े लोग थे बाकी के भी। ये लोग जो बोल रहे हैं, इन्होंने आज तक भगवान को सिद्ध नहीं किया है। और जो कल बोलने वाले लोग हैं इसके खिलाफ, इन्होंने कभी भगवान नहीं है ये भी सिद्ध नहीं किया। इसलिए भगवान है नहीं है ये दोनों बातें निरर्थक है। अब उसको, मेरे मित्र को लगा कि उसने बहुत अच्छी बात कही कि नहीं वालों ने नहीं सिद्ध नहीं किया, हाँ वालों ने हाँ सिद्ध नहीं किया। अब लॉजिक के बेसिक्स क्या हमें कहते हैं, इसलिए मैंने दूसरे दिन ये उदाहरण लिया मेरे व्याख्यान में। हालांकि हम सबको केवल आधे घंटे में अपना विषय रखना था, 6 लोगों को, लेकिन फिर भी मैंने ये उदाहरण विस्तार से लिया। मैंने कहा कि कल अगर मेरे ये मित्र की बात हम मान लेते हैं कि इन्होंने हाँ नहीं सिद्ध किया और इन्होंने ना नहीं सिद्ध किया, इसलिए दोनों बातों में कोई मतलब नहीं है। एक तीसरी अनिर्णित अवस्था स्वीकारनी चाहिए। कल जाकर अगर मुझे पुलिस पकड़ती है और कहती है कि तुमने अमुक अमुक व्यक्ति के घर से टीवी की चोरी की और इसलिए हम तुमको जेल में ठूस रहे हैं। अब कोर्ट में केस चलती है, मैं जेल के अंदर हूं, टीवी
टीवी मैंने उसकी चोरी की है। पुलिस इतना ही कहेगी कि इस घर के व्यक्ति से, इस घर के व्यक्ति के घर से श्याम मानव ने टीवी की चोरी की, इसलिए हमने उसको जेल में ठूस दिया। अब श्याम मानव प्रूव करे कि मैंने टीवी की चोरी नहीं की। अब ऐसा अगर हुआ तो मुझे तो जिंदगी भर जेल में ही रहना पड़ेगा। मैं कैसे सिद्ध करूंगा? मेरा वकील या मैं खुद अगर केस लड़ता हूं तो मैं पूछूंगा पुलिस अधिकारी को या फिर उनके वकील को कि भाई आप कह रहे हो कि इस घर के व्यक्ति का टीवी, इस घर के व्यक्ति के मालकियत का जो टीवी है वो श्याम मानव ने यानी मैंने चुराया है। कब चुराया? कौन से दिन चुराया? वो टीवी आपको मिला क्या? चुराते वक्त मुझे किसी ने देखा क्या? मेरे घर से आपने टीवी जब्त किया क्या? या फिर मेरे पास से टीवी आपने जब्त किया क्या? चोरी करते वक्त आपने मुझे पकड़ा क्या? उनका वकील या पुलिस मुझसे कहे कि ये बातें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने टीवी चोरी किया। कहां है टीवी? पता नहीं। टीवी बरामद किया क्या? पता नहीं। कौन कह रहा है टीवी मैंने चोरा? वो व्यक्ति कह रहा है, इसलिए तो हमने दर्ज किया केस आपके ऊपर। तो ऐसे केस चलेगी तो हर व्यक्ति को जेल में ठूसे रहना पड़ेगा। ऐसी नहीं चलती है केस। पुलिस को प्रमाण देने पड़ते हैं कि मैंने चोरी की। पुलिस को यह प्रमाण देने पड़ते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति ने अमुक अमुक दिन श्याम मानव ने उस घर से टीवी चुराते हुए देखा है। वो टीवी हमने यहां से जब्त किया है। श्याम मानव ने वहां से चुराया, बाद में मार्केट में उसको बेच दिया। जिसके पास से हमने ये टीवी जब्त किया उसने खुद कहा, शिनाख्त की है कि ये श्याम मानव था जिसने मुझे बेचा था। ये सब प्रूफ सामने रखे जाएंगे, सबूत सामने रखे जाएंगे, तब कहीं जाकर मैंने टीवी की चोरी की ये सिद्ध होगा। लेकिन टीवी की चोरी मैंने की नहीं की ये जिम्मेदारी अगर मुझ पर डाले तो मैं क्या सिद्ध करूंगा? एक बार पुलिस ने कहा, उनके वकील ने कहा कि 1 जनवरी को श्याम मानव ने या फिर 6 जनवरी को श्याम मानव ने अमुक अमुक घर के व्यक्ति से, उसके घर में ये गया था, उसके मालकियत का एक टीवी उठाया, लोगों ने अमुक अमुक लोगों ने देखा, फिर बाद में वो मार्केट में ले गया, उसको बेचा, ये टीवी हमने जब्त किया है, ये श्याम मानव इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा जब वो कहेंगे, ये प्रूफ्स रखेंगे, तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि इनके सभी प्रूफ्स नकार दें। एक तो 6 जनवरी को मैं वर्कशॉप ले रहा था, आप कह रहे हो कि शाम को 7 बजे ऐसा हुआ। 6 जनवरी को मेरा पहला वर्कशॉप था, स्व सम्मोहन व्यक्तित्व कार्यशाला, जिसमें करीबन 17 देशों से लोग आए थे। मैंने समापन करते वक्त 14 देशों के लोगों, 14 यानी प्रांतों के लोगों की बात की थी, देशों के नहीं, प्रांतों की, लेकिन टोटल 17 प्रांतों से लोग आए थे। उनके सामने मैं भाषण दे रहा हूं, उनके सामने मैं सिखा रहा हूं वो विषय, और उसी समय आप कह रहे हो कि मुझे उस दिन मैं पूना में था, आप कह रहे हो कि आपने नागपुर में मुझे देखा है। भाई, पूना में मैं सिखा रहा था, इतने लोग उसके लिए साक्ष्य देने के लिए तैयार है, उन लोगों के सामने मैं बात कर रहा था, और उसी समय मैं नागपुर में चोरी कैसे करूंगा? तो आपने शायद किसी गलत व्यक्ति को चोरी करते हुए देखा है। आपने शायद, उस दुकानदार ने भी जो कहा कि ये श्याम मानव ने ही ये टीवी यहां बेचा है, उसने शायद गलत व्यक्ति की शिनाख्त की है। तो मुझे इतना ही सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं वो नहीं हूं, मैं यहीं पर था, शाम के 7 बजे 6 जनवरी को इस हॉल में था, जिसको हम SM जोशी सभागृह कहते हैं। इतने इतने लोग साक्षी है कि जहां मैं पढ़ा रहा था, और उसी समय मैं नागपुर में नहीं हो सकता। अगर ये मेरी साक्ष्य जो है, ये मेरे सबूत है, ये कोर्ट के सामने आते हैं, तो कोर्ट कहेगी कि एक व्यक्ति तो 2 जगह हो नहीं सकता है। आपने शायद श्याम मानव जैसे कोई दिखने वाले व्यक्ति को, आसपास, उनके आसपास दिखने वाला कोई व्यक्ति होगा, उसको शायद चोरी करते हुए देखा होगा, ये श्याम मानव तो नहीं हो सकते, और मुझे रिहा किया जाए। हमारा पूरा लॉजिक इसके आधार पर खड़ा होता है कि निगेशन हम स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं कर सकते।
हमारा पूरा का पूरा लॉ, कानून इसके आधार पर खड़ा होता है कि कोई भी निगेशन 100% सिद्ध नहीं कर सकता है स्वतंत्र रूप से। इसलिए जिसने हाँ कहा है उसके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि उसने हाँ के लिए, यानी भाई इसने चोरी की तो उसके सभी सबूत उसको सामने रखने पड़ेंगे, और वो सबूत नकारना, अगर मैं नकार पाता हूं तो मैं सिद्ध कर देता हूं कि यह बात झूठी है। तो ना कहने वाले को केवल जो हाँ कहने वाले लोग होते हैं उनके सबूत झूठे हैं ये सिद्ध करना पड़ता है। ये हमेशा याद रखिए। जैसा कई बार ऐसा होता था, मुझे कई आह्वान ऐसे स्वीकारने पड़े कि हम तुमको भूत लगाकर बताते हैं या फिर हम तुमको भूत बताते हैं, तो पहले मैं स्टैम्प पेपर पर लिखवा लेता था कि भाई भूत यानी क्या। कल नहीं तो मेरे सामने आप मुझे बिठाओगे और कहेंगे ये बिल्ली जा रही है, जाओ भूत जा रहा है। ये भूत दिखेगा यानी एग्जैक्टली क्या दिखेगा? आप मुझे भूत लगाओगे इसका मतलब क्या होगा? ये पहले मैं लिखवा लेता था और उसके बाद में वो चैलेंजेस स्वीकारता था। कई लोगों ने भूत लगाने का प्रयास किया, भूत दिखाने का प्रयास किया, और उसके अनुसार वो भूत दिखा नहीं पाए, ना फिर भूत लगा पाए। ये तब जाकर सिद्ध होता है। यानी कोई भी बात होगी तो पहले हाँ जो कहने वाले लोग हैं उन्होंने ये प्रमाण देने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने मेरे मित्र को बात अच्छे ढंग से समझ में आए, इसलिए मैंने कहा था कि ये मेरा मित्र है, फिर से मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसको बुरा लगता है, इसलिए ये मेरा मित्र बंबू है, ऐसा अगर मैंने कहा और फिर मैं अपने मित्र को कहा कि तू बंबू नहीं है सिद्ध कर, तो वो पूछेगा ये बंबू यानी क्या? मैं नहीं बताऊंगा। तू बंबू नहीं है सिद्ध कर। कैसे कर पाएगा? मुझे कहना पड़ेगा ना बंबू यानी क्या। वो पूछेगा बंबू यानी बाम्बू क्या? नहीं बाम्बू नहीं। फिर क्या? बंबू यानी बहुत गर्विष्ठ है, बंबू यानी झूठा बोलने वाला है। मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना भाई, जो आरोप मैं कर रहा हूं तो उसका आरोप का मतलब क्या है ये मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद में वो सिद्ध करेगा कि बिल्कुल मैं गर्विष्ठ नहीं हूं, मैं कभी झूठा नहीं बोलता हूं, और फिर इसलिए मैं गर्विष्ठ नहीं हूं, झूठा भी नहीं बोलता हूं, इसलिए जो श्याम कह रहा है कि मैं बंबू हूं ये बात झूठी है। इस ढंग से वो बात को मैंने समझाया था। इसलिए कोई भी निगेशन स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। केवल जिनको हाँ कहना है ऐसा कहना है, उनको प्रमाण देने होते हैं, और जिसको ना कहना है तो हाँ कहने वालों ने जो प्रमाण दिए हैं वो प्रमाण उन्होंने झुठलाए कि वो ना सिद्ध हो जाता है। ये लॉजिक के बेसिक में का बहुत महत्व का हिस्सा है। ये हमने समझ लेना चाहिए, तो ही हमारे ध्यान में आएगा कि नेगेशन स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात होने के कारण मैं फिर से एक बार 2 वाक्यों में इसका मतलब आपके सामने पहुंचाऊंगा। जिस किसी को कोई बात का अस्तित्व है ऐसा कहना है, उसने उस अस्तित्व के प्रूफ्स देने हैं, सबूत देने हैं। जो व्यक्ति उस अस्तित्व को नकारता है उसके ऊपर केवल इतनी जिम्मेदारी है कि जिसने ये अस्तित्व है ऐसा कहा है वे सभी सबूत को नकार दे, ये सबूत झूठे हैं ये साबित कर दे, तो फिर वो चीज नहीं है ये सिद्ध हो जाता है। जैसा किसी ने कहा कि भूत है, इस पेड़ के नीचे जो जाएगा उसको भूत पकड़ेगा, पकड़ने के बाद में वो आदमी इस ढंग से बर्ताव करने लगेगा, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि उस पेड़ पर भूत नहीं है सिद्ध करने की जिम्मेदारी क्या है? मैं जाऊंगा, मेरे कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर जाऊंगा, भाई किसी को कोई भूत पकड़ता नहीं है, पकड़ने के बाद में आपने जैसे वर्णन किया उस ढंग से वो बर्ताव करता नहीं है। ये हमने 1 बार सिद्ध किया, 2 बार सिद्ध किया, और कितने बार सिद्ध करें? तो ये पेड़ पर भूत होता है, आपका जो दावा है वो बात सच नहीं है। ये आसानी से इस ढंग से उसको नकारा जा सकता है। तो ये हमें नियम ध्यान में रखना है कि निगेशन स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं हो सकता है।
जिसको हाँ कहना है, अस्तित्व है ऐसा कहना है, उसको प्रूफ्स देने हैं, उसको प्रमाण देने हैं, उसको सबूत देने हैं, और उन सबूतों को नकारने का मतलब ही वो ना है ये सिद्ध करना है। यानी वो सबूत नहीं है ये सिद्ध करना ही उस सबूतों का मतलब ही है। तो मित्रों, ये बात बहुत विस्तार से मैंने आपके सामने रखी क्योंकि ये नियम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। उसके बाद का महत्व का नियम है, विश्व की जो भी बातें हैं, सारी जो बातें हैं, उसके लिए साइंटिफिक मेथड का उपयोग कर उसका सत्य असत्य हम जांच सकते हैं। कोई भी चीज, केवल पदार्थ नहीं, ये विश्व में जितनी भी बातें हैं, किसी भी क्षेत्र की बातें हैं, उनकी जांच साइंटिफिक मेथड के द्वारा, वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा संभव है और उसी के आधार पर उसको सत्य और असत्य स्वीकारा जा सकता है। यह भी विज्ञान का एक महत्व का नियम। इसीलिए मैंने कहा कि आज के विज्ञान में साइकोलॉजी के लिए, मानसशास्त्र के लिए, सोशियोलॉजी के लिए, फिलोसॉफी के लिए, बाकी अर्थशास्त्र के लिए भी, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी, सभी विषयों के लिए साइंटिफिक मेथड का उपयोग किया जाता है। उसी के आधार पर सत्य को जाना जाता है। लेकिन बचपन से हम सुनते आए हैं, कई बाबाओं के मुंह से सुनते आए हैं, इतना ही नहीं तो अपने आप को बड़े वैज्ञानिक कहने वाले, और लोग भी जिनको वैज्ञानिक कहते हैं, ऐसे लोगों के मुंह से भी हम सुनते आए कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। क्या यह संभव है? विज्ञान के नियम अध्यात्म को लगते नहीं है। क्या इस बात में कोई तथ्य है? मित्रों, इस बात में बिल्कुल तथ्य नहीं है। यह सरासर झूठ है। मैं हमेशा कहते आया हूं कि हमारे देश में गड्ढे में गिरना, यानी अंधविश्वास के गड्ढे में गिरना, इसलिए बड़े पैमाने पर संभव होता है क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में यह बात डाली जाती है कि जहां से विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। मैं पूरे दावे के साथ में, आह्वान देने और लेने के तैयारी के साथ में कहता हूं कि इस दुनिया में आध्यात्म जो है उसमें बहुत अच्छी बातें हैं। मैं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में उसको सिखाता भी हूं। लेकिन आध्यात्म में ऐसी एक भी बात नहीं है कि जिसको विज्ञान के नियम लागू नहीं होते हैं, जो विज्ञान के नियमों के परे होता है। जो दावा किया जाता है कि विज्ञान के नियमों के परे है, वो सब झूठा होता है। आध्यात्म के नाम पर ठगी होती है, ये मैं जाहिर तरीके से कहता हूं, और उसके लिए मेरे आह्वान देना लेना उसकी भी हमेशा तैयारी रहती है। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र के जो अनुभव है, अनुभूति है, उनको भी जांचा जा सकता है। इसीलिए हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अनुभव क्या होते हैं ये हिस्सा बहुत विस्तार से लिया है। मैंने आपके सामने बहुत विस्तार से बातें रखी है। अब इन सब को जांच सकते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण लूंगा। डॉक्टर पवी वर्तक अपने आप को एक आध्यात्मिक गुरु कहलाते थे। डिग्री से एमबीबीएस डॉक्टर थे। उनका दावा था कि वो सूक्ष्म देह से चांद पर जा सकते हैं। मंगल पर जाकर आए। उन्होंने किताब भी लिखी। मेरी उनके साथ में कोर्ट में काफी लड़ाइयां हुई, काफी कोर्ट केसेस चली। मैं केवल बाहर नहीं, अपने भाषणों के जरिए नहीं, कोर्ट में भी उनको आह्वान दिया कि भाई आप सूक्ष्म देह से मंगल तक जा सकते हो, वहां देखकर आ सकते हो, इतने दूर जाने की क्या आवश्यकता है? कोर्ट में ही ये चैलेंज हम अरेंज करेंगे। कोर्ट के बाजू के रूम में हम कुछ चीजें रख देंगे। जज के सामने आप बैठे रहिए, सूक्ष्म देह से वहां जाके आइए, उन रूम में कौन कौन सी चीजें रखी है कैमरा में शूट करेंगे ताकि उसमें कोई बदमाशी ना हो, और बाद में आप सूक्ष्म देह से जाकर उनको देख कर आइए और जज के सामने कह दीजिए कि वहां ये चीजें रखी है।
अगर लगातार चीजें याद रखना आपके लिए संभव नहीं होगा तो मैं उसके लिए मेमोरी टेक्निक आपको सिखा दूंगा ताकि वो बराबर आप याद रख पाएंगे। और आकर कह दीजिए, अगर आपने 2 बार सूक्ष्म देह से ये बात सिद्ध की तो मैं मान लूंगा कि आप में सामर्थ्य है सूक्ष्म देह से कहीं जाने का, आपसे माफी मांगूंगा और मेरे संगठन का जो प्राइज है, अभी 25 लाख का प्राइज है, वो प्राइज भी दे दूंगा। डॉक्टर पविवर्तक ने ये बात कभी भी नहीं मानी, कभी आह्वान नहीं स्वीकार। उल्टा कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि ये समझने की ताकत, क्षमता किसी में नहीं है, लॉ में भी नहीं है और जज में भी नहीं है। अब जज के सामने उनका वकील कहता है उनकी ओर से, और वो खुद उनका जब इंट्रोगेशन यानी जिसको हम साक्ष्य कहते हुई थी, तब उन्होंने खुद कहा था कि ये किसी की समझ के बात नहीं है, जज को भी समझ में नहीं आएगी, वकीलों को भी समझ में नहीं आएगी। और जज ने शांति से सुन लिया। ऐसे कैसे जज शांति से सुन सकते हैं? तभी हकाल देना चाहिए था इस आदमी को रूम के बाहर। भाई मेरे को समझता नहीं तो मेरे पास आया क्यों कोर्ट लेके, केस लेके? तू केस तो तूने डाली है ना। मैं इतना अगर ना समझ हूं कि मुझे समझता ही नहीं है, मेरे सामने कोई चैलेंज होगा तो भी समझता नहीं है, लेकिन वो केस चली, बाद में उसमें से बाइज्जत बरी भी हुए, बाद में आगे भी चलते रही। अब उस दुनिया में नहीं है तो आगे की केस नहीं चलने वाली। ये रहा एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है डॉक्टर जेबी आठवले का। डॉक्टर जेबी आठवले सनातन के प्रमुख, सनातन संस्था जिसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बोला। एक जमाने में मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, हम बार बार मिलते थे, काफी डिस्कशन करते थे। उन्होंने मेरे सामने जो कहा है, मैंने बहुत विस्तार से सनातन संस्था इस विषय पर मैंने 2 वीडियोज अपलोड किए हैं, उसमें ये अनुभव बहुत विस्तार से रखा है, इसलिए मैं विस्तार से यहां रिपीट नहीं करूंगा। उन्होंने मेरे सामने कहा कि मैं सूक्ष्म देह से तुम गए जन्म में क्या थे ये जानकर आता हूं। वो गए थे। फिर जब मैंने कहा कि अभी तक क्यों कोई बाबा मेरे सामने अपनी आध्यात्मिक शक्ति सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए फिर से वो सूक्ष्म देह में गए, पूरा हिमालय ढूंढ के आए, पूरी दुनिया ढूंढ के आए, और बाद में मुझसे कहा कि तुम में जितनी शक्ति है, निगेटिव शक्ति तपश्चर्या से तुमने जितनी गए जन्म में प्राप्त की, उतनी शक्ति आज जो भी बाबा लोग हैं, जो भी आध्यात्मिक पुरुष है, उनमें से किसी में नहीं है। इसलिए तुम्हारा जिंदगी भर प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई बाबा, कोई आध्यात्मिक पुरुष तुम्हारे सामने आता है तब वो निष्प्रभ हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी निगेटिव क्षमता बहुत ज्यादा होती है। निगेटिव शक्ति उन्होंने कहा। अब ये सब बातों में कोई दम नहीं, ना मेरे में कोई नेगेटिव शक्ति है, ना किसी आध्यात्मिक पुरुष में कोई शक्ति होती है पॉजिटिव वगैरह। ये सब ठगी होती है और कुछ नहीं होता, या भ्रम हो सकते हैं, भ्रम हो सकते हैं, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, या तो हेलुसिनेशंस होते हैं, भ्रम होते हैं, या फिर ठगी होती है। इन चीजों को जांचा जा सकता है कि नहीं? बहुत अच्छे ढंग से जांचा जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं खुद सम्मोहन में डालकर लोगों को अलग अलग ढंग के हेलुसिनेशंस देते आया हूं। कई बार कॉलेज के बच्चों को मैंने सूरज पर ले गया। अब सूरज का टेम्परेचर क्या होता है, इंसान रह सकता है वहां पर? वो तो वायु रूप बन जाएगा तुरंत, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। मैं पहले ही सूचना देता था, क्योंकि काफी लड़के ऐसे थे कि पढ़े लिखे लड़के थे, कुछ साइंस के विद्यार्थी थे, कि उनके दिमाग में ना आए कि सूरज झुलसा देगा। इसलिए मैं उनको यही सजेशन देता कि सूरज पर आप पहुंच रहे हो, जैसे ही आप पैर रखते हो वो जगह ठंड ठंड हो जाती है, और आसपास की ज्वालाएं भी आपको कोई तकलीफ नहीं देती है। तो वो ठंडा ठंडा सूरज अनुभव कर कर वापस आते थे। अब ये सही में सूरज पर जाकर वापस आते थे? अरे बैठी जगह पर कल्पना करते थे कि हम सूरज पर से घूम के आए, लेकिन हेलुसिनेशन में वो अनुभव अपने ब्रेन को 100% सही लगता है। तो ये जो डॉक्टर पविवर्तक मंगल पर जाकर आते थे, आइदर उनका हेलुसिनेशन था, ये डॉक्टर जेबी आठवले जो सनातन संस्था के प्रमुख है, ये जिनको जैसा लगता है कि मैं सूक्ष्म देह से जाकर आता हूं, ये आइदर उनका भ्रम है, हेलुसिनेशन है, या फिर ठगी है।
दो में से एक है, तीसरा तो कुछ होने की संभावना नहीं है। ये सभी आज के जमाने में हम सिद्ध कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये किस लिए संभव होता है? क्योंकि आज के जमाने में हम साइंटिफिक मेथड का उपयोग कर कर जो सत्य है उसको सत्य कर कर स्वीकार सकते हैं, जो असत्य है उसको असत्य कर कर सिद्ध कर सकते हैं। अब ये बुद्धत्व के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि जिनको बुद्धत्व प्राप्त होता है वो पानी पर चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, तैर सकते हैं, एक जगह पर अदृश्य होकर दूसरी जगह पर प्रकट हो सकते हैं। और बुद्ध तत्व ज्ञान में बुद्ध ने खुद ये सब चीजें की है और उनके अनुयायी करते थे, ऐसा दावा भी किया गया है। चमत्कार ये विषय जब सीरीज मैंने आपके सामने ली तब ये बातें सब आपके सामने ली थी। अब अगर कोई इस ढंग से बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद में एक क्षमताएं आता है ऐसा बोलता होगा तो हम कहेंगे कि उसको सिद्ध कर बताए। भाई आपको बुद्धत्व प्राप्त हुआ कि नहीं ये शायद हम जांच सके न जांच सके, लेकिन आप पानी में चल सकते कि नहीं, पानी के ऊपर से हवा में उड़ सकते कि नहीं, एक जगह गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकते कि नहीं, इन चीजों को तो जांच सकते हैं। उसको हम वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर जांचेंगे और फिर हम कहेंगे कि इस ढंग का तो बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता है, ये बातें सच नहीं है। तो इसलिए चमत्कार करने वाले जो बाबा लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें दैवी शक्ति है इसलिए हम चमत्कार कर सकते हैं, सिद्धि है इसलिए कर सकते हैं। उनको हम चैलेंज कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड के आधार पर उनको जांचते हैं। गए 38 सालों में मेरे खुद के विदर्भ में जब मैंने ये मूवमेंट शुरू की 1982 के दिसंबर में, तब तक कम से कम 200 चमत्कार करने वाले बाबा थे केवल हमारे विदर्भ के 11 जिलों में। लेकिन गए 38 सालों में इतने 5-6 प्रांतों में मैं काम करते आया हूं, एक भी बाबा कोई चमत्कार कभी सिद्ध नहीं कर बता पाया, क्योंकि किसी में चमत्कार करने का सामर्थ्य नहीं होता है। सबके सब जादुई ट्रिक्स करते हैं। चमत्कार ये विषय मैंने बहुत विस्तार से आपके सामने लिया है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो मित्रों, ये कई बातें हैं, इसलिए विज्ञान जहां खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है, इसमें कोई तथ्य नहीं है।